हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स और वेब ऑप्टिक्स के सीरीज ऑफ लेक्चर के। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ऑप्टिकल पाथ लेंथ और लॉयड्स मिरर के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग ये चीजें और फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली बात करेंगे ऑप्टिकल पाथ लेंथ, उस पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, फिर उसके बाद हम बात करेंगे लॉयड्स मिरर के ऊपर, ठीक है। और वेब ऑप्टिक्स के जितने भी सीरीज ऑफ लेक्चर्स हैं उन सारे लेक्चर्स का जो भी है, मतलब जो भी लेक्चर, उन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा। तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो बिना वक्त जाए कि चलिए शुरू करते हैं और लिखते हैं सबसे पहले हेडिंग वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स जो बाहर से जो भी नॉइजें आ रही हैं उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि एक्चुअली मैं अभी दिन के वक्त में लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। दिन के वक्त में लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि रात में टाइम मिले ना मिले इसका कोई वो आइडिया नहीं है, इसलिए कोई भी नॉइज आएगा प्लीज उसे इग्नोर कीजिएगा। वैसे मेरे माइक से आवाज बेहतरीन जाती है। खैर, तो बात हम कर रहे हैं कि इसकी ऑप्टिकल पाथ लेंथ बेसिकली होता क्या है, ठीक है। ऑप्टिकल पाथ लेंथ, ठीक है, ऑप्टिकल पाथ लेंथ। अच्छा, ये ऑप्टिकल GTH ऑप्टिकल पाथ लेंथ कब मिलेगा हमें, ठीक है। ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या होता है कि व्हेन वी इंट्रोड्यूस a glass slab in the path of light। हाँ, तो देखिए ऑप्टिकल पाथ लेंथ कब आएगा, जब हम एक इंट्रोड्यूस करेंगे ग्लास स्लैब इन द पाथ ऑफ लेंथ। पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं, पहले अच्छे से समझते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को, समझते हैं कॉन्सेप्ट को, फिर उसके बाद बात करेंगे। देखिए यहां पर हम कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर वेव एज रे। समझने के लिए हमने क्या कंसीडर किया, वेव एज रे। बेसिकली तो हम लाइट को ही तो पढ़ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लाइट को ही पढ़ रहे हैं तो हम वेव को क्या कंसीडर कर सकते हैं, हम वेव को कंसीडर कर सकते हैं एज रे, ठीक है। चलिए, चला नहीं है, समझिएगा। ये एयर मीडियम है, पूरा एयर है, पूरा एयर, एक रे ऐसे जा रही है, पूरा एयर मीडियम है, रे ऐसे जा रही है, पूरा एयर मीडियम है, रे ऐसे जा रही है। मान लेते हैं कि इसके रास्ते में हमने दो पाथ ले लिया, दो पॉइंट ले लीजिए, हमने दो पाथ ले लिया, ठीक है। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ठीक है, एयर। अच्छा, आपको तो पता ही है एयर में वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸, जिसको हम लोग दिखाते हैं सी से। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। बोलो बच्चों, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। एयर ए से बी, यहां से यहां की दूरी मान लेते हैं टी है, ठीक है। बुक्स में टी माना रहता है इसलिए टी मानते हैं। सी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, रे ऐसे जा रही है, टिंग डिंग 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 डिंग, ए और बी, टिंग डिंग डिंग डिंग, ए से बी की दूरी टी। अच्छा, ए से बी है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक और रे आ रही है यहां, ठीक है, ठीक यहां पर, ठीक यहां हमने क्या किया, एक ग्लास स्लैब डाल दिया। क्या किया हमने, एक ग्लास स्लैब डाल दिया। ये हमने एक ग्लास स्लैब डाल दिया। ये ए, इस पॉइंट को मान लीजिए ए डैश, इस पॉइंट को मान लीजिए बी डैश। कोई दिक्कत नहीं है, बेहतरीन समझ में आ रहा है। दो लाइट रेज है, ये पूरा एयर मीडियम है,
पूरा एयर मीडियम है, रे एयर में रे ऐसे आ रही है धुम तना, और हमने ए पॉइंट मान लिया। ए और बी 2 पॉइंट की दूरी जो है वो कितनी है, टी है। ठीक है, एयर में वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना है, सी। अब जब ये जो हमने ग्लास स्लैब रखा है यहां पर, ये एक्चुअली में क्या है, ये ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू। ठीक है, इस ग्लास स्लैब में जो वेलोसिटी होगी उसको क्या मान लेते हैं, वी। इस ग्लास स्लैब में जो वेलोसिटी होगी उसको क्या हमने मान लिया, वी। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास स्लैब इज वी। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। वी क्या है, एकदम ध्यान से मुझे सुनिए, आप कॉपी खोल के बैठ जाइए और सुनिए, और जो मैं बोल रहा हूं बस। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास स्लैब। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखें अगर ध्यान से, तो चूंकि आप साफ देख रहे हैं कि टी दूरी है, तो ये ग्लास स्लैब की भी दूरी कितनी है, ये ग्लास स्लैब भी कितना कितना लंबा है, मतलब कितना चौड़ा है, टी। ये ग्लास स्लैब भी कितना चौड़ा है, टी चौड़ा है। ठीक है, चलिए अच्छे से समझ में आ रहा है। अब इसके आगे बात करें तो इस ग्लास स्लैब में, अब ध्यान से एकदम सुनिए, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनिए और अच्छे से समझ में आएगा। क्या है भाई कि 2 रे आ रही है ऐसे, पूरा एयर मीडियम है, एयर में लाइट आ रही है सी की स्पीड से, एयर में ए से बी पहुंची, दूरी कितनी है टी, एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितना है सी। एट द सेम टाइम एक और रे आ रही है उसके साथ साथ दोनों साथ साथ आ रही है, दोनों साथ साथ आ रही है। ये ए, तो ये ए डैश। जैसे ही ये ए डैश पर आती है, इसके लिए मीडियम चेंज हो जाता है, इसके लिए मीडियम चेंज हो जाता है। ठीक है, मीडियम इसके लिए चेंज हो जाता है। हवा से ये किस में आ गई, एक ग्लास स्लैब में। ग्लास स्लैब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू है। ग्लास स्लैब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू है। अब इसकी वेलोसिटी, जैसे ही ये इसके अंदर लाइट रे इंटर करी, इसकी वेलोसिटी हो गई है अब v। इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, v हो गई है। मान लेते, और दूरी कितनी है, t। देखने में ऐसा लगेगा कि a और a डैश तक दोनों लाइट के बीच में किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं है, ना फेज डिफरेंस है, ना पाथ डिफरेंस है, कुछ भी नहीं है। नथी, थोड़ी बहुत गुजराती मुझे भी आती है, नथी, कुछ भी नहीं है। ए तक, ए और ए डैश के पास आने से पहले, क्योंकि दोनों तो हवा में ही है भाई, दोनों हवा में ही है, दोनों के लिए कोई परेशानी नहीं, इसलिए ए और ए डैश तक दोनों में कोई तकलीफ नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, किसी भी तरह का कोई लफड़ा नहीं है, कोई पार्ट डिफरेंस नहीं है, कोई फेज डिफरेंस नहीं, सब कुछ सेम है। लेकिन बी और बी डैश में लफड़ा है, क्योंकि बी के लिए, ऊपर वाले रे के लिए ए से बी में हवा का हवा ही रह गया, लेकिन नीचे वाले रे के लिए हमने इंट्रोड्यूस कर दिया ग्लास स्लैब। अब मान लेते हैं कि यहां से यहां आने में जो इसको टाइम लगा है वो है टी, डेल्टा टी। ठीक है, अब देखिए आगे की बात समझते हैं हम लोग, आगे की बात समझते हैं। तो आगे हम लोग क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि लेट, या उससे पहले एक चीज और, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर, ये आपने पढ़ा होगा ग्लास स्लैब, स्नेल्स लॉ, यहां पढ़ा होगा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा भाई, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ा है ना, याद है ना। म्यू बराबर क्या होता है, सी बाई वी। म्यू बराबर क्या होता है, सी बाई वी। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, वी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास स्लैब। ठीक है, म्यू बराबर क्या आ गया, सी बाई वी, ये हमें मालूम है। लेट डेल्टा टी टाइम टेकन बाय लाइट टू रीच फ्रॉम
ए डैश टू बी डैश थ्रू ग्लास स्लैब, थ्रू ग्लास स्लैब। कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं कि डेल्टा टी जो टाइम टेकन किया गया लाइट के द्वारा इस ए डैश से बी डैश जाने में थ्रू ग्लास स्लैब, तो डेल्टा टी कितना होगा? देन टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस यहां कितना है? टी। स्पीड कितनी है? v। टी अपॉन v, ठीक है, टी अपॉन v। तो डेल्टा टी बराबर टी, v की जगह यहां से सोचिए क्या डाल सकते हैं? तो c बाई म्यू, बाई म्यू, तो बाई वाला म्यू चला गया ऊपर, तो डेल्टा टी मिला हमें म्यू टी, इसको ऐसे लिख दो, म्यू टी बाई सी। तो डेल्टा टी हमें क्या मिला? म्यू टी बाई सी, म्यू टी बाई सी। क्या मिला? म्यू टी बाई सी। अच्छा ठीक है, म्यू टी बाई सी मिल गया, ठीक है भाई, चलिए अच्छी बात है। अब बात करते हैं ऊपर वाले ले के लिए। एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन डेल्टा टी टाइम बाई ये वाला रे, इसको इसका नेमिंग कर दीजिए ना 1, इसको अगर कर देते 2, तो रे 1, डेल्टा टी टाइम बाई रे 1 रे 1 ये है, अच्छे से लिख दो, सॉरी अच्छे से लिख दो, 1 2 डेल्टा टी टाइम बाई रे 1 इज। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? c, क्योंकि यहां कोई मीडियम का बदलाव नहीं हुआ है, तो स्पीड है c। टाइम कितना है? टाइम कितना है? डेल्टा टी। टाइम कितना है? डेल्टा टी। तो d बराबर c इंटू डेल्टा टी। अब देखिए डेल्टा टी यहां से क्या आया? डेल्टा टी यहां से कितना आया? म्यू टी बाई सी, म्यू टी बाई सी। तो डिस्टेंस कितना आ गया? म्यू टी। ओ हो। यहां तक की कहानी एकदम अच्छे से समझ में आ रही है। शिट। यहां तक की कहानी अच्छे से समझ में आ रही है। फिर से समझते हैं और इसको थोड़ा अच्छे से एकदम यहां घुसाना है। क्या है कहानी? फिर से समझिए और ऑप्टिकल पाथ लेंथ बेस्ड शख्स समझ में आ जाएगा ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या है। हुआ ये कि दो रेज हैं, दोनों हवा में चल रही थी, दोनों को हमने नेमिंग दे दिया, पहला और दूसरा। पहले रे वाली चल रही थी और हमने एक पॉइंट ले लिया ए और दूसरा पॉइंट ले लिया बी और ए से बी की दूरी टी। ये रे सी के स्पीड से, मतलब सी गुने सी बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रही थी। लेकिन जब दूसरे रे के लिए हमने एक काम किया तो ठीक ए के नीचे ए डैश माना और यहाँ पर हमने ग्लास स्लैब डाल दिया उतने ही थिकनेस का जो दूरी है ऊपर टी, मतलब ये भी टी और ये भी टी। और जैसे ही लाइट इस ग्लास स्लैब के अंदर इंटर करती है तो इस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू और वेलोसिटी कितनी है? v। ग्लास स्लैब के अंदर की वेलोसिटी कितनी है? v। अब हम बात कर रहे हैं कि म्यू बराबर c अपॉन v होता है, स्नेल्स लॉ, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। मान लेते हैं कि यहां से यहां आने में जो इस ग्लास स्लैब के अंदर से जो उसको वक्त लगता है वो लगता है डेल्टा टी। ठीक है, वक्त कितना लगा? डेल्टा टी टाइम लगा, टेकन बाय लाइट टू रीच फ्रॉम ए डैश टू बी डैश थ्रू ग्लास स्लैब। तो डेल्टा टी टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस क्या है? टी अपॉन वी, वी के जगह हमने डाल दिया, तो डेल्टा टी की वैल्यू आ गई, डेल्टा टी की वैल्यू आ गई म्यू टी बाई सी। ठीक है,
यही चीज जब, ठीक है, यहां देखिए इसमें हमने क्या निकाला, टाइम निकाला, मतलब डेल्टा टी टाइम लगा किसको, इसको डेल्टा टी टाइम लगा, इसको डेल्टा टी टाइम में ले, मतलब जो रे है वो यहां से यहां पहुंची, ठीक है, डेल्टा टी टाइम में रे ए डैश से बी डैश पहुंची, तो उसी डेल्टा टी टाइम में ये कहां पहुंची होगी, तो उसके लिए हमने क्या निकाला कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन डेल्टा टी, डेल्टा टी यहां हम लोगों ने निकाले कि डेल्टा टी टाइम में इसके अंदर रे यहां से यहां पहुंची, मतलब उसने टी डिस्टेंस ट्रेवल किया ग्लास स्लैब में, लेकिन उसी डेल्टा टी टाइम में लाइट ए से बी वाले ऊपर एयर मीडियम में कहां गई होगी, तो हमने उसमें डिस्टेंस निकाला, मतलब इसका टाइम उसका डिस्टेंस, इसका टाइम उसका डिस्टेंस, तो उसमें डिस्टेंस निकाला कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन डेल्टा टी टाइम बाय रे 1 इज डी बराबर स्पीड इनटू टाइम, तो डी बराबर स्पीड कितना, सी, टाइम कितना डेल्टा टी की वैल्यू यहां से पुट कर दिया तो आ गया डी बराबर म्यू टी, और ये जो डी है म्यू टी दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल पाथ लेंथ, ऑप्टिकल पाथ लेंथ। अच्छा, इसको थोड़ा मैं और फील कराऊंगा, अभी टेंशन नहीं, इसको मैं थोड़ा और फील कराता हूं। इसको और फील कैसे कराएंगे, देखिए समझिए, यहां इसको थोड़ा और अच्छे से फील कराने वाली बात है। ये यहां है, इसी फिगर को मैं यहां बना रहा हूं, ठीक है, ठीक है, ये ए डैश, यहां हमने ग्लास स्लैब डाल दिया, ठीक है, ये बी डैश, ठीक है, ये टी है, सेम चीज म्यू, वेलोसिटी वी। अब देखिए हमने क्या किया, यहां स्क्रीन लगा दिया, हमने यहां एक स्क्रीन लगा दिया, स्क्रीन लगा दिया, अच्छा भैया स्क्रीन लगा दिया, स्क्रीन लगाया है, तो जब ये रे पहुंची यहां, पहले कौन पहुंचेगा, पहले कौन पहुंचेगा, तो जाहिर सी बात है पहले 1, उसके बाद 2, 1 आगे आगे बी पीछे पीछे। अब देखिए हाँ, ये समझने वाली बात है, जब मैं क्या कह रहा था कि जब ए और ए डैश को देखेंगे तो यहां दोनों के बीच में कोई बदलाव, कोई तब्दीली, कोई अंतर नहीं है, कोई फेज डिफरेंस नहीं है, कोई लैम्डा डिफरेंस नहीं है, कोई कुछ है ही नहीं, क्योंकि दोनों एयर में। लेकिन जब बी और बी डैश की बात करेंगे, बी और बी डैश की बात करेंगे तो देखने को मिलेगा, बी और बी डैश की बात करेंगे तो बी डैश पीछे रह गया और बी आगे, इसका मतलब यहां पर पाथ डिफरेंस है, और जब पाथ डिफरेंस है तो इसका मतलब फेज डिफरेंस है। बात समझ में आ रही? कौन आगे निकल गया, बी, क्योंकि इसमें कोई मीडियम का बदलाव नहीं हुआ है, तो ये अपना चलता रहेगा, चलता रहेगा, जाता रहेगा, तो जाते जाते आगे निकल जाएगा, ये रुकेगा क्योंकि ये डेंसर मीडियम मिल गया इसको। कितना पाथ डिफरेंस है, कौन आगे है, बी आगे, बी डैश पीछे, कौन आगे है भाई, तो ध्यान से देखिए, डेल्टा टी टाइम दोनों के लिए, तो डेल्टा टी टाइम में ये पहुंचता है, मान लीजिए यहां पहुंचा, ये यहीं पहुंचा, तो इसमें ये यहां अगर मैं देखूं तो रे 1 यहां पहुंच गया डेल्टा टी टाइम में, लेकिन ये यहीं पहुंच गया, ये यहीं का यहीं रह गया, तो स्क्रीन को फिलहाल के लिए मिटा देते हैं। अब देखिए ये यहां पहुंच गया, तो जो दोनों में अंतर है वो क्या है, यही है, तो डेल्टा एक्स दैट इज पीडी, पाथ डिफरेंस। कितना होगा पाथ डिफरेंस, तो डेल्टा एक्स होगा, इसने कितना चला, इसने चला म्यू टी, थोड़ा और इधर से लिखता हूं, डेल्टा एक्स म्यू टी, ठीक है, म्यू टी माइनस ये कितना चला, तो ये टी चला, तो डेल्टा एक्स आया म्यू, सॉरी टी कॉमन कर लेंगे तो आएगा म्यू -1 इंटू टी, ये है इसका पाथ डिफरेंस, ये है इसका पाथ डिफरेंस। और अगर पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस भी होगा, फेज डिफरेंस डेल्टा फाई कितना होता है, के डेल्टा एक्स
के क्या होता है 2 पाई बाई लैम्डा, और डेल्टा एक्स कितना आया म्यू माइनस 1 इंटू टी। ये है फेज डिफरेंस। ओहो हो। अब इसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है भैया इसका कंक्लूजन ये निकल रहा है कि जब भी आप रास्ते में लाइट के रास्ते में अगर किसी ग्लास स्लैब को इंट्रोड्यूस करोगे तो होगा ये कि वो पीछे रह जाएगा, क्योंकि उसके लिए मीडियम चेंज हो गया है, तो वो पीछे रह जाएगा। और उसके साथ साथ कोई रे अगर चल रही है जो एयर मीडियम में है, तो उस एयर मीडियम वाली लाइट से वो पीछे रह जाएगा, और पीछे अगर वो रह गया तो उसके पास पाथ डिफरेंस आ जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू टी, वेयर म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। और अगर पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस भी होगा, क्योंकि फेज डिफरेंस होता है डेल्टा वाई बराबर के डेल्टा एक्स। तो डेल्टा के होता है 2 पाई बाई लैम्डा और डेल्टा एक्स होगा म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो आ गया फेज डिफरेंस। बेहतरीन तरीके से आया ना समझ में? चलिए इसको नोट कीजिए आप। बहुत हो गया, अच्छे से, बहुत शुक्रिया। चलिए अब इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। जल्दी से कॉपी कलम लेकर नहीं, आपने समझ लिया है बेहतरीन तरीके से। भाई आपके दिमाग में ये बात आ गई होगी और अब बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा बात। यहाँ जो हमने यहाँ टाइम लिया, वो टाइम, क्योंकि टी हमको मालूम है कि ग्लास स्लैब टी तक है, तो ये यहाँ से यहाँ चला डिस्टेंस टी, लेकिन टाइम इसको लगा डेल्टा टी। उसी डेल्टा टी टाइम में ये कितना चला, तो ये बहुत आगे निकल गया, जिसकी वजह से पाथ डिफरेंस आ गया। अब इस सेटअप को, और पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस है, क्योंकि फेज डिफरेंस का यही फॉर्मूला है। अब इसके बाद ये समझना है कि इसी सेटअप को, ठीक है, इसी सेटअप को हम लगाएंगे YDSC में। किसमें लगाएंगे? YDSC। तो जब हम इस सेटअप को लगाएंगे YDSC में, तब क्या होगा और क्या क्या होगा, चलिए देखते हैं। यहाँ तक की कहानी एकदम समझ में आ गई है आपको? यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ रहा है क्या है नहीं है? तो जो काम की चीज नहीं है मैं उससे मिटा देता हूं। ये काम की नहीं है, ये भी काम की नहीं है। ऑप्टिकल पाथ लेंथ, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको भी हटा दो। फिगर रहने देता हूं, ताकि मैं इसलिए रहने देता हूं कि ताकि आप रिलेट कर सको। मेन क्या है कि आप रिलेट कर सको। अगर आप रिलेट कर लोगे ना तो फिर तो, इसलिए मैं, ताकि चीजें जो मैं बनाऊं आपको ऐसा ना लगे कि अरे भाई ये क्या बना रहा। तो एक स्क्रीन पर अगर जो पढ़ा और जो आप पढ़ रहे हो वो दोनों अगर है तो आप इजीली रिलेट कर सकते हो। इसलिए मैं हर लेक्चर में अपना कोशिश करता हूँ कि ये चीज़ वो चीज़, मतलब कि दोनों रिलेट रहे कर सको, इसलिए वो रहे। तो हम क्या कर रहे हैं? वी इंट्रोड्यूस दिस सेटअप, ठीक है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? वी इंट्रोड्यूस दिस सेटअप, वी इंट्रोड्यूस दिस सेटअप in YDSC. We introduce this setup in YDSC, Young's double slit experiment। उससे भी पहले #जाविश फिजिक्स, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और अगर आपको PDF चाहिए किसी भी चीज़ की, टेस्ट वगैरह, DPP नोट्स, तो आपको टेलीग्राम चैनल पे भी यही टाइप करोगे आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो वी इंट्रोड्यूस दिस सेटअप इन YDSC। किसमें? YDSC में ये सेटअप हमको लगाना है। चलिए YDSC की सेटअप की बात करें। ये YDSC है, S1 सोर्स, S1 S2 दोनों के बीच की दूरी D, ये स्क्रीन, ठीक है, ये स्क्रीन। और आपको सारी कहानी मालूम है, स्क्रीन, ठीक है, आपको सारी कहानी मालूम है कि, और ये दोनों के बीच की दूरी कैपिटल D, ये स्मॉल d। और वो जो एजम्पशन हमने लिया है, एजम्पशन क्या है? लैम्डा काफी छोटा है D से, ठीक है। उसके बाद D काफी छोटा है कैपिटल D से, Y छोटा है D से, जहां पर फ्रिंज बनेगा Y लेस देन D है। तो ये सारी चीजें, ये एजम्पशन हमने माना हुआ है, ये सारे एजम्पशन हमने क्या किया हुआ है? माना हुआ है, ठीक है। यहाँ तक की कहानी क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक कि बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब इसके बाद
हमने क्या पढ़ा हुआ है भाई? हमने पढ़ा हुआ है कि जब ये होता है तो इसका सेंट्रल मैक्सिमा यहां बनता है, यहां बनता है सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा बनता है, हमें मालूम है सेंट्रल मैक्सिमा के लिए डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए? 0। पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? 0। और अगर पाथ डिफरेंस 0 है तो फेज डिफरेंस भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये तो हमें मालूम है, ये हमने पढ़ा हुआ है, पहले भी करके ही तो यहां पहुंचे हैं। इससे प्रीवियसली जो भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी उसमें यही सब कहानी तो हमने पढ़ा कि ये यंग्स YDAC सेटअप है, यहाँ सोर्स है, सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ बनेगा, ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ बनेगा। सेंट्रल मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस होता है 0 और डेल्टा 5 फेज डिफरेंस भी कितना हो जाएगा? 0। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम इस सेटअप को इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसमें जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे तब क्या होगा, देखिए एजम्पशन वही है। अब क्या हुआ, ठीक है, S1 S2 S1 S2, ये D, ठीक है, ये कैपिटल D। हमने क्या किया, यहां पर एक ग्लास स्लैब डाल दिया, एक स्लिट के पास हमने ग्लास स्लैब डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू और जिसकी दूरी कितनी है T। कहानी समझ में आ रही है? S1 S2 S1 S2, ये D है। अब बताओ आप मुझे कि हमने एक स्लिट के आगे ग्लास स्लैब डाल दिया, एक स्लिट के आगे क्या डाल दिया? ग्लास स्लैब डाल दिया। अब सेंट्रल मैक्सिमा यहीं पर बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा यहीं पर बनेगा। बताओ, दिमाग लगाओ, बताओ, सोचो कि हमने जब ग्लास स्लैब लिया तो उससे क्या होता है? ग्लास स्लैब लेने से क्या होता है? ग्लास स्लैब लगाने से पाथ डिफरेंस पैदा हो जाता है। अगर एक के पास हमने ग्लास स्लैब लगाया, एक के पास ग्लास स्लैब नहीं लगा हुआ, मतलब पाथ डिफरेंस जाहिर सी बात है पैदा होगा, ठीक है। ये पीछे चलेगा, ये आगे चलेगा, ये पीछे चलेगा, ये आगे चलेगा। तो जब ये पीछे चलेगा, ये आगे चलेगा, तो पाथ डिफरेंस अगर दोनों को यहां आना है तो ये तो पीछे रह जाएगा, ये आगे निकल जाएगा पाथ डिफरेंस, तो यहां पर सेंट्रल मैक्सिमा नहीं बनेगा। क्यों सेंट्रल मैक्सिमा नहीं बनेगा? क्योंकि इस पॉइंट के लिए ये आगे हो जाएगा और ये पीछे हो जाएगा, ये आगे हो जाएगा, ये पीछे हो जाएगा, मतलब S2P मान लीजिए P है, P मान लेते हैं, ये पॉइंट P है। तो अगर तो S2P बड़ा हो जाएगा किससे? S1P से। S2P बड़ा हो जाएगा किससे? S1P से। तो फिर S2P माइनस S1P बराबर डेल्टा एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो P पर सेंट्रल मैक्सिमा नहीं बनेगा, P पर सेंट्रल मैक्सिमा नहीं बनेगा, P पर सेंट्रल मैक्सिमा नहीं बनेगा। तो किधर बनेगा, ऊपर या नीचे? सोच के बताओ, बताओ बताओ, सोच के बताओ, सोच के बताओ। ऊपर बनेगा। कहां बनेगा? ऊपर बनेगा। P यहां बनेगा सेंट्रल मैक्सिमा, P डैश पर सेंट्रल मैक्सिमा P डैश पर बनेगा। अब आप सोचो कि ऊपर क्यों खिसक गया? जाहिर सी बात है ये ज्यादा है ना, ये ज्यादा है। अगर आप नीचे जाओगे, नीचे जाओगे तो ये ज्यादा हो जाएगा। अगर आप नीचे जाओगे इधर से, P से अगर नीचे आओगे तो ये ज्यादा हो जाएगा और ये कम हो जाएगा। लेकिन अभी हमने देखा, यह पूरा राम कहानी समझा कि ग्लास स्लैब लगाने से क्या होता है, ग्लास स्लैब वाले से जो रह जाती है वो पीछे हो जाती है और एयर वाली आगे हो जाती है। तो एयर वाली आगे हो जाएगी कब? जब ऊपर जाएगा और ये पीछे। तो इसका मतलब P यहां बनेगा। तो ये कुछ रे कलर चेंज करके ये ऐसे, बात समझ में आ रही है? अब यहां पर सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो गया। मतलब ग्लास स्लैब क्या हुआ है, हमने ये ग्लास स्लैब वाले सेटअप को इस YDAC में इंट्रोड्यूस किया तो हम ये देख रहे हैं कि मैक्सिमा शिफ्ट हुआ है। अच्छा, जब मैक्सिमा शिफ्ट होगा तो फ्रिंजेस भी तो शिफ्ट हो जाएंगे।
अच्छा कितना शिफ्ट हुआ ये तो ठीक है, चलिए ये यहां से यहां कितना शिफ्ट हुआ, इसको मान लीजिए y, कितना शिफ्ट हुआ, तो शिफ्टिंग निकालते हैं इसका। शिफ्टिंग निकालेंगे कैसे, देखिए शिफ्टिंग निकालते हैं, S2P ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए, 0। तो S2P बराबर होगा किसके, S2P बराबर होगा किसके, S1P प्लस, S2P बराबर होगा किसके, S1P प्लस 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 क्या, कितना पाथ आगे गया है, μ1 माइनस टी, कितना आगे गया है, μ1 माइनस टी, कितना पार्ट डिफरेंस कितना आया, कितना आया पार्ट डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस आया μ1 माइनस, मतलब नहीं आप फिर से समझो, रुक जाओ मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं, इसको मिटाओ। सवाल क्या है, सवाल है कि शिफ्ट हुआ तो कितना ऊपर शिफ्ट हुआ, तो हम क्या निकाल रहे हैं, y फाइंड कर रहे हैं, क्या फाइंड कर रहे हैं, y। तो y अगर हम फाइंड करेंगे तो S1P कितना चला, अगर ध्यान से देखो तो S1P चला है, ठीक है, S1P चला, या इसमें और इसमें S1P ज्यादा है और S2P, मतलब जाहिर सी बात है कि S1P, कलर चेंज, इस कहानी में जाहिर सी बात है कि S1P बड़ा है और S2P छोटा है, S1P बड़ा है और S2P छोटा है, ठीक है। तो S1P कितना है, S1P माइनस S2P बराबर S1P, सॉरी CM पर बनेगा तो जब बराबर होगा तो ये बराबर हो जाएगा S1P, तो S1P नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, S1P इफेक्टिव बराबर है किसके, S2P के। तो S1P इफेक्टिव माइनस S2P इज इक्वल टू 0, तो मैक्सिमा बना। अब S1P इफेक्टिव को क्या लिख सकते हैं, S1P इफेक्टिव को लिखेंगे S1P माइनस, सॉरी प्लस S1P प्लस कितना, पार्ट डिफरेंस कितना पैदा होगा, μ1 माइनस टी, μ1 माइनस टी माइनस, अब ये लैम्डा वाला मिटा दो, ये मिटा दो, कहानी खत्म, ये ऑप्टिकल पाथ लेंथ भी हटाओ, ठीक है। S2P इज इक्वल टू 0, S2P इज इक्वल टू 0, तो अब S1P माइनस S2P इज इक्वल टू μ1 माइनस टी, इधर आएगा तो माइनस में, माइनस कॉमन लेके कर दो तो क्या आ गया, S2P माइनस S1P बराबर, ये माइनस कट जाएगा ना, ये माइनस हमने कर दिया तो ये आ गया μ1 माइनस टी। अब याद करो S2P माइनस S1P क्या है, ये कंडीशंस हमने लिया है, ये कंडीशन जब हम लेते हैं तो S2P माइनस S1P क्या हो जाता है, पार्ट डिफरेंस कितना हो जाता है, पार्ट डिफरेंस हो जाता है लैम्डा डी बाई, ठीक है, लैम्डा डी, ये तो फ्रिंज विड्थ, ठीक है। क्या हो गया, जब S2P माइनस S1P माइनस S1P क्या हो जाता है, याद कीजिए d साइन d tan थीटा, d tan थीटा हो जाता है S2P माइनस S1P। अगर ये लेते हैं assumption तो हम S2P माइनस S1P को क्या लिखेंगे, हम S2P माइनस S1P को लिखते हैं, ठीक है, हम S1P और S2P को लिखते हैं, यहां लिख सकते हैं d tan थीटा, ठीक है, μ1 माइनस टी, μ1 माइनस टी, ठीक है। अब d tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, ये मान लीजिए यहां थीटा, तो एजम्पशन y अपॉन डी, तो आ जाएगा dy बाई डी इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी, तो y बराबर आ गया म्यू माइनस 1 इंटू टी, ठीक है, इंटू टी डी बाई स्मॉल डी, ये आ गया आपका y। कितना शिफ्ट हुआ, तो μ1 माइनस टी, इसको अच्छे से लिख देते हैं, रुक जाइए, इसको अच्छे से लिख देते हैं, इसको अच्छे से लिखना, अच्छे से लिखना है, अच्छे से लिखना, y बराबर, ठीक है, y बराबर म्यू माइनस 1
इंटू टी, म्यू माइनस 1 इंटू टी इंटू डी बाई स्मॉल डी। कहानी समझ में आ रही है? कहानी समझ में आ रही है? ये आ गया शिफ्टिंग। मतलब पूरी कहानी फिर से समझिए। जब हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे YDAC में, तो इससे होता क्या, पाथ डिफरेंस पैदा हो जाता है। तो पाथ डिफरेंस जब पैदा होगा, तो पहले जो हमने सिंपल YDAC पढ़ा उसमें सेंट्रल मैक्सिमा बनता है दोनों के मिड में, जहां पाथ डिफरेंस 0 है। लेकिन अगर हम इसे ले आते हैं तो सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट कर जाता है ऊपर की तरफ। कितना शिफ्ट करता है? तो इतना शिफ्ट करता है, म्यू माइनस 1 TD अपॉन टी। बात समझ में आ रही है? इतना नोट कीजिए फटाक से। ये कहानी समझ में आ गई है आपको कि जब आप इस सेटअप में, इस YDAC सेटअप में स्लैब इंट्रोड्यूस कीजिएगा तो फ्रिंजेस, जब मैक्सिमा शिफ्ट हो रहा है तो फ्रिंजेस भी शिफ्ट होंगे। मैक्सिमा शिफ्ट हो जाता है, कितना शिफ्ट होता है? तो वो उतना शिफ्ट हो जाता है। वेयर म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टी थिकनेस है, डी क्या है, स्क्रीन और इसके बीच की दूरी, और स्मॉल डी क्या है, तो दो सोर्स के बीच की दूरी। तो इसको नोट कीजिए फटाक से जल्दी, ठीक है। इंटरफेरेंस पैटर्न कौन कौन बनाएगा? इंटरफेरेंस पैटर्न बनने के लिए सोर्सेस कैसे चाहिए आपको? कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट सोर्सेस, और कोहेरेंट सोर्सेस क्या होता है? वो सोर्सेस जिनका फेज सेम हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग? कोहेरेंट सोर्सेस। तो सबसे पहले यंग्स ने कोहेरेंट सोर्स बनाया। फिर जैसे ही उन्होंने ये आइडिया दिया कि कोहेरेंट सोर्स बनाकर हम इंटरफेरेंस पैदा कर सकते हैं, तो फिर अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरह से ये काम स्टार्ट किया। उसमें कई तरह है, जिसमें से हम लोग कुछ पढ़ेंगे, जैसे लॉयड्स मिरर। लॉयड्स मिरर क्या है? बेसिकली वही चीज है जो हम लोग, लॉयड्स मिरर बेसिकली वही कहानी है जो हम लोगों ने YDAC में पढ़ा था। लॉयड्स मिरर है क्या, देखिए समझते हैं इसको। लॉयड्स मिरर, ठीक है, टिंग 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 टिंग, ये मिरर है। यहां हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी? यहां बनेगी। कोई दिक्कत? जाहिर सी बात है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ये मिरर है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आपने ये सारी कहानी करी हुई है, किया हुआ है। ऑब्जेक्ट, इमेज, रे डायग्राम बनाओगे तो इमेज यहां बनेगा। स्क्रीन लगा देता हूं मैं भैया यहां। अब ध्यान से देखो, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो ऑब्जेक्ट और इमेज मिलकर कोहेरेंट सोर्स बनाएगा? ईमानदारी से बताओ। ऑब्जेक्ट और इमेज, और इस तरह का मैंने क्वेश्चन भी कराया JEE वाला, तो ऑब्जेक्ट और इमेज मिलकर कोहेरेंट सोर्स तो बनेगा ही। कोहेरेंट सोर्स बनेगा, ठीक है, कोहेरेंट सोर्स बनेगा। यहां से यहां की दूरी मान लेते हैं A, मिरर यहां से यहां की दूरी मान लेते हैं B, और यहां से यहां की दूरी मान लेते हैं C, ठीक है। ये मान लेते हैं दूरी कितनी है? E, ये दूरी E है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कोहेरेंट सोर्स है तो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा तो आइए जो जो कहानी हम लोगों ने पढ़ा है उसको एक बार इससे और इससे मिलाकर अगर बनाए, S1 S2 दोनों के बीच की दूरी D, ये यहाँ स्क्रीन है, यहाँ से यहाँ की दूरी D। अब इसमें बताओ आप, इससे अगर निकालो तो D क्या कहलाएगा? ये S1, ये S2, तो D E E, तो D हो जाएगा 2E। D क्या हो जाएगा? 2E। अच्छा, D हो जाएगा 2E। कैपिटल D क्या होगा? तो कैपिटल D क्या होता है? सोर्स से स्क्रीन की दूरी, सोर्स से स्क्रीन की दूरी, तो A प्लस B प्लस C। उसके बाद फ्रिंज विड्थ कितना होगा? बीटा, जिसको बीटा से दिखाते हैं फ्रिंज विड्थ, तो होता है लैम्डा D बाई D। तो फ्रिंज विड्थ लैम्डा D कितना है? A प्लस B प्लस C बाई D क्या है? 2E। ये क्या निकल गया? फ्रिंज विड्थ निकल गया। बात समझ में आ रही है? ये मैंने इसलिए बनाया है ताकि आप उसको रिलेट कर सको, इसको उसको रिलेट कर सको आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। लॉयड्स मिरर। अब बात करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। ये पहले आप नोट करो, इसको नोट करो जल्दी। तो इसको आपने नोट कर लिया, इसको नोट कर लिया। अब देखिए
अब इसमें अगर हम कलर चेंज करके पैटर्न बनाने की कोशिश करें, ठीक है, पैटर्न बनाने की कोशिश अगर करें, ठीक है, पैटर्न बनाने की कोशिश करें, इस सबको अगर इधर लिख दूं तो कोई दिक्कत, कोई हर्ज नहीं है। d बराबर 2e, ठीक है, कैपिटल D बराबर a प्लस बी प्लस सी, उसके बाद बीटा बराबर लैम्डा d बाई डी, जो होगा बराबर होगा किसके, a प्लस बी प्लस सी बाई 2e, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिटाओ। अब पैटर्न समझते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा कैसा। आइए इंटरफेरेंस पैटर्न बना के देखते हैं। इसका फील्ड ऑफ व्यू निकालते हैं, ठीक है, इसका फील्ड ऑफ व्यू निकालते हैं। क्या निकालेंगे हम इसका फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है, ये यहां ऐसे, ठीक है, यहां तो ये रिफ्लेक्ट होकर, ये रिफ्लेक्ट होकर यहां ऐसा लगेगा कि ये रे यहां से आ रही, फिर ये भी लगेगा रे यहां से आ रही, ठीक है। अच्छा, ये तो इमेज का था रिफ्लेक्शन, ये मतलब कि ये जो रेज है इमेज वाली, तो ऑब्जेक्ट से भी तो रेज आएगी। ये जो रे मैंने ग्रीन कलर से ड्रॉ किया है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, ये ग्रीन कलर से अभी हमने ड्रॉ किया है, ये रे ऐसे आई, स्ट्राइक की, पीछे बेंड किया तो मालूम चला ऑब्जेक्ट से आ रही थी, तो ये ऑब्जेक्ट से। और अब मैं येलो कलर यूज कर रहा हूं, डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट से आ रही, ऑब्जेक्ट वाली रेज ये ऑब्जेक्ट वाली रेज येलो, ऑब्जेक्ट वाली एक सीधी गई, क्योंकि ऑब्जेक्ट से तो रेज कहीं भी जा सकती। इंटरफेरेंस कहां कहां बनेगा, इंटरफेरेंस बनने का जो रीजन है ये इंटरफेरेंस रीजन, क्योंकि दोनों सोर्स, इमेज वाला भी यहां और दोनों कंबाइंड होगा, इंटरफेरेंस रीजन, इंटरफेरेंस रीजन। बात समझ में आ रही? तो इस रीजन में क्या बनेगा, इंटरफेरेंस रीजन बनेगा। बात समझ में आ रही? अब इसमें एक चीज और समझना है कि इंटरफेरेंस रीजन तो बनेगा, आप क्या कर सकते हो, आप इसको इजीली इस रीजन को फाइंड कर सकते हो। अगर मैं इस रीजन को मान लूं कि ये रीजन x है, तो ये रीजन आप x इजीली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। कैसे फाइंड करोगे, देखो, इस रीजन को फाइंड करने का तरीका क्या है। इस रीजन को फाइंड करने के लिए हम कुछ नंबरिंग दे देते हैं ताकि आपको समझ में आए। इस रीजन को फाइंड करने का तरीका, मान लीजिए मैं यहां नंबरिंग दे देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7। अब ध्यान से देखें, ध्यान से अगर आप नोटिस करें, ध्यान से अगर आप नोटिस करें, ध्यान से अगर आप नोटिस करें, तो सिमिलैरिटीज अगर आप मिलाएंगे तो कौन कौन सिमिलर हो जाएगा। तो ट्रायंगल 3 1, ट्रायंगल 3 1 5, ट्रायंगल 3 1 5 सिमिलर होगा, ठीक है, ये तो कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलर होगा किससे, सिमिलर होगा किससे, ट्रायंगल, ट्रायंगल सिमिलर होगा किससे, ट्रायंगल, 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 यस 3 1 5, ट्रायंगल 5, ट्रायंगल 5 6 7, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। दूसरा ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट होगा वो होगा 1 2 1 2 1 2 4, सिमिलर होगा ट्रायंगल 4 6 7। बाकी आप तो तेज तर्रार बच्चे हो, दोनों ट्रायंगल जब आप निकाल लोगे तो दोनों ट्रायंगल से, इस वाले ट्रायंगल से आपको क्या मिलेगा, 3 1 5 वाले से मिल जाएगा आपको 3 1, इस वाले ट्रायंगल से आपको मिलेगा डिस्टेंस 3 1 मिल जाएगा, और इस वाले ट्रायंगल से आपको क्या मिलेगा, इस वाले ट्रायंगल से 4 6 7 से आपको मिल जाएगा डिस्टेंस 1 2, डिस्टेंस 1 2।
दोनों को जब आप माइनस करोगे, दोनों को जब आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 3 2, डिस्टेंस 3 2 दैट इज x। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, x निकाल सकते हो। अच्छा, इसमें और क्या निकाल सकते हो, तो इसमें आप निकालोगे नंबर ऑफ फ्रिंज। नंबर ऑफ फ्रिंज कैसे निकालोगे, तो डिस्टेंस x बाई, ये जो x निकाला हमने, ये जो x, ये x निकाला है, x बाई बीटा, बीटा क्या था, फ्रिंज विड्थ, x बाई लैम्डा d बाई डी। इससे आप क्या निकाल लोगे, नंबर ऑफ फ्रिंज निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे, नंबर ऑफ फ्रिंज निकाल लोगे। तो ये सब कहानी है लॉयड्स मिरर में। अब एक चीज और मैं आपसे बात करना चाहता हूं, ठीक है, एक और बेहतरीन चीज, जो एक अच्छी बात है, अच्छी चीज आपको जो मैं समझाना चाहता हूं, होता ही है कि साउंड और लाइट में एक चीज समझिए कि ये अगर दीवार है, एक लाइट आ रही है और एक साउंड आ रही है, दोनों जब टकराएगी तो किसके फेज में चेंज आएगा, साउंड के फेज में चेंज नहीं आता। ये आपने पढ़ा हुआ है, साउंड वेव्स में आपने पढ़ा हुआ है, लाइट के फेज में चेंज आता है, ठीक है, फेज में चेंज आएगी। कितना चेंज आएगा, तो पाई का। जब पाई फेज का चेंज आता है रिफ्लेक्शन में, ठीक है, ये अंडरस्टूड चीज है, यही डिफरेंस है लाइट और साउंड में, ठीक है। तो जब पाई फेज का डिफरेंस आएगा, कितने फेज का डिफरेंस आएगा, पाई, किसके साथ, लाइट, सिर्फ लाइट के साथ, क्योंकि लाइट कैसा वेव है, लाइट कैसी वेव है, ट्रांसवर्स वेव, और साउंड कैसी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में कोई फेज का अंतर नहीं आता है आफ्टर रिफ्लेक्शन, सिर्फ और सिर्फ लाइट में आएगा, क्योंकि लाइट क्या है, ट्रांसवर्सल वेव है, इस वजह से आफ्टर रिफ्लेक्शन उसके पास पाई फेज का डिफरेंस आता है आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो अगर पाई फेज का डिफ्लेक्शन, सॉरी, पाई फेज का डिफरेंस आ रहा है, तो डेल्टा पाथ डिफरेंस कितना होगा, तो डेल्टा फाई बराबर होता है k लैम्डा x, डेल्टा x, तो ये है पाई, तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, तो पाई से पाई हो गया ढिचिक, तो डेल्टा एक्स बराबर आ गया लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई क्या आ गया 2, लैम्डा बाई 2, ओ हो, ये तो डिस्ट्रक्टिव वेव है। अब समझो क्या हुआ, जैसे ही कुछ रेज ऑब्जेक्ट से वाली जा रही है, उसके पाई में, उसके फेज में, और जो रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है उसके पाई में बदलाव आ गया कितना, लैम्डा बाई 2 का। यहां उसको समझिए, मैंने क्या बताया, कोई दीवार है, उस पर आप 2 रेज भेजे, एक लाइट वेव, 2 वेव भेजी, एक लाइट वेव, एक साउंड वेव। साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है, उसके फेज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन लाइट वेव में पाई फेज का डिफरेंस आता है, ट्रांसवर्सल वेव होता है, इस वजह से उसके फेज में पाई का डिफरेंस आएगा। अगर पाई का फेज का डिफरेंस आया तो पाथ डिफरेंस पैदा होगा लैम्डा बाई 2, और अगर लैम्डा बाई 2 पैदा हुआ तो लैम्डा बाई 2 पैदा कौन कर रहा है, ये नीचे वाला जो रिफ्लेक्टेड रे है वो लैम्डा बाई 2 पैदा कर रहा है, और जो ऑब्जेक्ट वाला है वो उतना का उतना ही है, नीचे वाला जो रिफ्लेक्ट होकर जा रहा है वो इसके साथ बना रहा है लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 2 जब वो बनाएगा, लैम्डा बाई 2 जब वो डिफरेंस पैदा करेगा, तो जहां जहां लैम्डा बाई 2 बन रहा था वहां वहां ये लैम्डा बाई 2 जाकर शिफ्ट होकर उसको क्या बना देगा, लैम्डा। और जब उसको लैम्डा बनाएगा तो आपको पता है कि लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा पर आपको मिलता है कंस्ट्रक्टिव, और लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, इन सब पर मिलता है आपको डिस्ट्रक्टिव। तो होगा ये कि जब लॉयड्स मिरर में हम ये इंटरफेरेंस पैदा करेंगे तो फ्रिंजेस शिफ्ट हो जाएंगे। जो YDAC में जहां ब्राइट और डार्क बनता था, यहां उसमें उल्टा होगा, उसमें जहां ब्राइट बनता था इसमें वहीं पर डार्क बनेगा, उसमें जहां डार्क बनता था इसमें वहीं पर ब्राइट बनेगा। बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही, ये कहानी लास्ट की जो मैंने अभी बताई आपको ये समझ में आई, फिर से सुन लीजिए। होता यह है कि लाइट जब रिफ्लेक्ट करके आती है तो पाई फेज का डिफरेंस पैदा करती है, फेज डिफरेंस अगर पाई है तो पाथ डिफरेंस होगा लैम्डा बाई 2, तो जो रेज यहां से टकरा कर जा रही है वो लैम्डा बाई 2 का फेज डिफरेंस पैदा कर रही है। तो जहां जहां लैम्डा बाई 2 था वहां वहां ये लैम्डा बाई 2 जाकर शिफ्ट होगा, जहां जहां लैम्डा था वहां वहां लैम्डा बाई 2 जाकर शिफ्ट होगा। तो जहां लैम्डा था वहां गया लैम्डा बाई 2, और जहां पहले से लैम्डा बाई 2 था वहां भी गया लैम्डा बाई 2, तो ये हो गया 3 लैम्डा बाई 2 और ये हो गया लैम्डा।
तो जहां जहां ये बना रहा था कंस्ट्रक्टिव, ये बना रहा था डिस्ट्रक्टिव, लेकिन जैसे ही इसमें λ/2 शिफ्ट हुआ, अब ये कंस्ट्रक्टिव से बनाने लगा डिस्ट्रक्टिव, और ये जो बना रहा था डिस्ट्रक्टिव, ये डिस्ट्रक्टिव से बनाने लगा कंस्ट्रक्टिव, तो शिफ्ट होने लगा, शिफ्ट हो गया। जो YDSC में जहां डार्क था इसमें वहीं ब्राइट होगा, वहां जहां ब्राइट था इसमें वहीं डार्क होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गई होगी कहानी कि हमने इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा। ऑप्टिकल पाथ लेंथ इंट्रोड्यूस करेंगे जब अगर हम ग्लास स्लैब को, तो क्या होगा रेज के साथ, और लॉयड्स मिरर हमने समझ लिया है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।